हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भवती करियर क्लासेस। पटवारी के एग्ज़ाम में एक नया विषय हमारे साथ जुड़ा है जिसका नाम है सामान्य प्रबंधन। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग इसका शीर्षक हमने रखा है प्रबंधन एक परिचय। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे प्रबंधन का इतिहास, प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रबंधन की एक ऐसी परिभाषा पे हम लोग बात करेंगे जो सार्वभौम हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन उन सब का सार हम लोग एक अकेली परिभाषा के रूप में देखेंगे ताकि आप विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तत्पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे प्रबंधन की उपयोगिता पर और आखिरी में सबसे बड़ा सवाल, क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए एक प्रबंधन के विद्यार्थी के रूप में मैं अच्छे से समझता हूँ कि प्रबंधन जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं में है तो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बस उसी अनुभव को मैं आपके साथ साझा करूँगा जो कि वीडियो के अंत में होगा। चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रबंधन का इतिहास क्या रहा है। देखिए प्रबंधन के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो एक विषय के रूप में इसको वर्तमान में पढ़ा जाने लगा, लेकिन प्रबंधन उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। भोपाल के पास भीमबेटका नाम का स्थान है। अगर आपने उसको देखा हो तो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको सीधा सीधा उससे कनेक्ट कर पाएंगे, और नहीं भी देखा हो तो आपको बात उतनी ही समझ में आने वाली है। देखिए वहाँ पर जब मैं घूमने गया तो मैंने ये देखा, मानव ने जिन गुफाओं में रहना चालू करा उन गुफाओं का मुंह बहुत संकरा था। मतलब इतना छोटा होता था कि आप उसमें खड़े होकर या बैठकर नहीं घुस सकते, आपको बेसिकली उसमें लेट कर प्रवेश करना पड़ता था। इस प्रकार के गुफाओं में मानव इसलिए रहना चालू करा ताकि बड़े जानवर जैसे कि भालू, हाथी या शेर आपके ऊपर हमला ना करें, क्योंकि तब मानव का एक ही लक्ष्य था कि अपने आप को जीवित रखना है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय के मानव का ये प्रबंधन था। एक हिस्सा और मैंने भीमबेटका में देखा जहाँ पर उसने रहने के लिए या कह लीजिए कि दिन में बैठने वगैरह के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करी जो कि पहाड़ी की जो चोटियाँ होती हैं, ये कह लीजिए छोटे ऊंचाई हैं, उन ऊंचाई की जो ऊपर की तरफ चोटियाँ हैं वहाँ पर वो शायद रहा करता था। इस प्रकार के अस्तित्व वहाँ पर मिलते हैं। अब ऐसा प्रबंधन उसने क्यों करा, ताकि जो सरीसृप हैं जैसे कि सांप हो गए या रेंगने वाले अन्य जीव हो गए उनसे उनकी रक्षा हो सके। तो यहाँ से ये बात हम लोग बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि प्रबंधन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति का अस्तित्व, लेकिन एक विषय के रूप में इसे बाद में पढ़ा जाने लगा। तो प्रबंधन की अवधारणा मानव जाति जितनी ही पुरानी है, इसके अगर कुछ उदाहरणों की हम लोग बात करें तो इसमें शामिल होगा जंगली जानवरों के साथ मानव का संघर्ष, प्रतिद्वंदी जनजातियाँ, क्योंकि अन्य भी कुछ जनजातियाँ होती थी जो एक दूसरे पर आक्रमण करती थी, उनसे लड़ना और जीवित रहना या फिर उनको जीतना, ये भी उस समय के मानव का प्रबंधन रहा। प्राकृतिक आपदाएं जो आ जाती थी उस समय पर अपने परिवार की रक्षा करना, ये सब जो आदि मानव हुआ या ये कह लीजिए जब मानव विकास कर रहा था उस समय उसका प्रबंधन था। अब हम लोग चलते हैं कि प्रबंधन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए बहुत आसान शब्दों में बहुत आसानी से आप इस प्रबंधन का अर्थ समझ सकते हैं। मैं मैनेजमेंट को तोड़ रहा हूँ तीन हिस्से में, मैनेज, मैन और टी। इन तीन हिस्सों में तोड़कर आप प्रबंधन का अर्थ समझ सकते हैं, मैनेज, मैन और टी। जहाँ पर मैनेज शब्द का अर्थ होता है किसी प्रकार की व्यवस्था करना। बीच में जो शब्द लिख रखा है मैन, इसको हम लोग व्यापक स्तर पर समझेंगे। मैन से यहाँ पर तात्पर्य पुरुष से नहीं है। मैन का अर्थ है रिसोर्सेस या फिर ये कह लीजिए संसाधन। और जो आखिरी में आपको टी लिखा हुआ दिख रहा है ये है हमारा टैक्टफुली, या फिर हिंदी में हम लोग कह सकते हैं समुचित उपयोग। अब अगर तीनों शब्दों को मैं एक साथ मिला दूं, अच्छा उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। किसी भी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। इनमें कैपिटल हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं मतलब वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, भूमि हो सकती है, उनकी विशेषज्ञता आ सकती है, समय है, या फिर तकनीकी। आधुनिक समय में तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, इसलिए तकनीकी भी वर्तमान संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। हाँ जी, टी का अर्थ मैंने आपको बताया था टैक्टफुली। तो इन तीनों शब्दों को
वापस अगर मैं मिलाता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी संस्थान जब शुरू होता है तो उसका अपना एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपने संसाधनों को जुटाता है, संसाधनों को इकट्ठा करता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों, देखिए सबके पास सारे संसाधन उपलब्ध हों ये आवश्यक नहीं है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग से अर्थ है कि इस तरह से यूज़ करना ताकि हमारे संसाधन खराब ना हो। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है, मान लीजिए 8 से 9 घंटे वो दिन में काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको 24 घंटे काम करवा लें या 12 घंटे काम करवा लें या 13 घंटे काम करवा लें, क्योंकि इससे उसकी दक्षता पर प्रभाव आएगा। वापस देखते हैं, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग ही प्रबंधन है। मैं यहाँ से ये उम्मीद करता हूँ कि प्रबंधन की एक सामान्य समझ आपकी डेवलप हो गई होगी। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, प्रबंधन की उपयोगिता पर बात करते हैं। देखिए, प्रबंधन की उपयोगिता आज जीवन के हर पहलू से संबंधित है। घर में जब बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही माता पिता उसकी किसी प्रकार से पॉलिसी खरीद लेते हैं कि मेरा बच्चा जब 18 साल का, 20 साल का, 16 साल का होगा तब ये पैसा काम आएगा। मतलब वर्तमान समय में बच्चे के जन्म से लगाकर ही प्रबंधन शुरू हो जाता है। तो जीवन का हर पहलू आप सुबह से शाम तक जो भी करते हैं सबका प्रबंधन है। तकनीकी का युग है, जीवन बहुत फास्ट है, बिना प्रबंधन के अगर आप चलेंगे तो अपेक्षित सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। कुछ और उदाहरण अगर मैं प्रबंधन की उपयोगिता के संदर्भ में करूं तो देखिए, आज आप किसी भी विद्यालय में अगर जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर रिसेप्शन होता है। आज से 20, 25, 30 साल पहले अगर आप चले जाएं तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ सबको ये समझ में आया कि हर काम अपने आप में विशिष्ट होता है और सभी इस प्रकार के विशिष्ट कार्यों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। भाई ऐसा करने से क्या होता है, काम का यूनिकनेस है ना, काम की विशेषज्ञता बनी रहती है और परिणाम जो है वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। विद्यालय, अस्पताल, परिवहन, एनजीओ, इन सभी जगहों पर आज हम लोग प्रबंधन को देखते हैं। तो प्रबंधन की उपयोगिता जीवन के हर पक्ष, हर पहलू पे हमें देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है वो एक दिमाग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि दिमाग का काम होता है निर्णय लेना। प्रबंधन किसी संस्था का दिमाग होता है क्योंकि इसका कार्य हमेशा निर्णय लेना होता है। टॉप मैनेजमेंट पे बैठे लोग निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के अनुसार पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। निचले स्तर पर बैठे व्यक्ति उनके जो भी निर्णय होते हैं उनका अनुसरण करते हैं और चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो नोटिफिकेशन आते के साथ ही आपके मन में चलने लगा होगा, मैनेजमेंट के विद्यार्थी होने के नाते, और मैंने यूजीसी नेट मैनेजमेंट में क्वालिफाई करा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पढ़ना चाहिए केवल वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब यूजीसी नेट मैंने क्रैक करा मैनेजमेंट में तो वहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति अलग थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। लेकिन जब वही मैं एमबीए का पेपर दे रहा था तो वहाँ पर मेरे को पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ी थी और अच्छे से पढ़नी पड़ी थी। तो चलिए उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले डोंट्स पे बात करते हैं। डोंट मग अप द थ्योरी। आप पूरा की पूरी थ्योरी याद करने मत बैठिए, वो बिल्कुल आपके काम नहीं आएगी। थ्योरी याद नहीं करना तो फिर क्या करना है, आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए। भाई जो भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं या मैनेजमेंट से संबंधित जो भी बातें हैं उनकी समझ डेवलप कीजिए, याद मत कीजिए। दूसरा ज़रूरी मुद्दा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अगर आप पिछली एग्ज़ाम जो कि हमारी कांस्टेबल की हुई थी उसमें आप देखें तो लेवल एग्ज़ाम का बढ़ गया है। तो ये बात आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्याप्त नहीं होंगे। तो फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के आसपास के भी जो टॉपिक हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें। जैसे मैं इसका उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। भाई पिछले साल की जो परीक्षाएँ हैं उनमें मास्लो की जो मोटिवेशन की थ्योरी है, अभिप्रेरणा की जो थ्योरी है मास्लो की, उस पर प्रश्न पूछे गए। तो अभी आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की जो कुछ थ्योरीज और हैं, जैसे हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी हो गई या ईआरजी थ्योरी हो गई, वो भी पढ़कर जानी होगी, ताकि और अगर कोई नया प्रश्न आपके सामने आता है तो आपका वो पहले से प्रिपेयर हो। और सबसे ज़रूरी बात जो अक्सर मैं विद्यार्थियों में देखता हूँ, मेरे दोस्त ने बोला कि वो बुक बहुत अच्छी आई है,
या मेरे को कहीं से पता चला कि मैनेजमेंट की एक बुक और आई है, और मैं क्या करता हूँ, उस बुक किताब के पीछे भागने लगता हूँ। बहुत सारी किताबें मत पढ़िए, बल्कि एक किताब को आप बहुत सारी बार पढ़ लीजिए, है ना। हिंदी कहावत है, कई सारी किताबें पढ़ने से नॉलेज नहीं आता, या फिर 10 किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। एक किताब को 10 बार पढ़ लो, आपको ज्ञान ज़रूर आ जाएगा। तो आज की चर्चा हमारी यहीं तक। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए आना चाहते हैं, तो ये हमारा एड्रेस है, जो हमारा भंवर कुआं से भोलाराम उस्ताद मार्ग वाला रास्ता है, मेन रोड पर ही हमारा इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पर आकर बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। कुछ सेशंस और मैं आपके यहाँ पर ले लूँगा, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी लेकर आऊँगा, और मैनेजमेंट से रिलेटेड और ज़रूरी जो थ्योरीज़ हो सकती हैं वो आपके साथ चर्चा करूँगा। थैंक यू।